सब बच्चे जुड़ गए हैं। हाँ, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं काफी। गुड मॉर्निंग सर। 28 गुड participants have मॉर्निंग। already joined. तो गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गीता। गीता। हेलो। हेलो। Good morning, Ravi sir. Good morning, Geeta ma'am, and all the participants. इस इस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कोर्स कोर्स का का जो है इसका का टाइटल है टाइटल एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो जो कि 19 तारीख से लेकर 28 मई 2025 तक चलेगा, जिसमें अब तक के पहले दिन हमारा जो हुआ है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद स्पेशल टाइप की क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और कल के लेक्चर में एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, जीन मैपिंग और जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि गीता मैम द्वारा बताया गया, सब बच्चों ने सुना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी गीता मैम के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, जिसका टॉपिक है एलील कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो हम आमंत्रित करते हैं कि गीता मैम आए और अपना व्याख्यान शुरू करें। हेलो गीता मैम। गीता मैम, आपका वॉइस म्यूट है अभी। हेलो। हाँ शेफाली मैम। हाँ जी हाँ मैम। आप ये स्क्रीन फिर से गायब हो गई, एक मिनट रुक मैम, जाइए, हम आप इसको इस शेयर कर लें। शेयर शेयर करने करने का पर रुकिए, पड़ वही जाइए। सब म्यूट करिए। मैम, आप स्क्रीन को एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर करिए। ठीक है। गुड तब तक मॉर्निंग बच्चे मैम। लोग जो जुड़े हैं बताएं कुछ। हेलो। यस। कोई बच्चा बोल रहा है, बोलेगा। सारे म्यूटेड हैं। हेलो। तो गीता मैम बस शुरू करने वाली ही हैं, आप लोग जस्ट वेट करिए एक सेकेंड। मैम आ गई, स्क्रीन दिख रही है। हेलो। बोलिए। हेलो। हेलो। रवि सर आवाज आ रही है? हाँ मैम, हाँ आवाज आ रही है मैम, पीपीटी भी दिख रही है। अच्छा पीपीटी देख रहे हैं। हम्म। ये हो रही है। ठीक है, आपको जाना रहेगा से जोड़ो। और बच्चे आज बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो आज की क्लास से ही लिंक होगा। ठीक है। तो गुड सब लोग मॉर्निंग बहुत ध्यान बच्चों। पूर्वक सुनेंगे। सर आवाज आ रही है ना? रवि सर हाँ मैम, आवाज आ हाँ रही है ना? आवाज आ रही है, ठीक आवाज है। आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू शेफाली मैम। थैंक यू रश्मि मैम। थैंक यू रवि सर और सभी बच्चे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग एलील, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील और डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। तो कल जितना आपने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यूएशन में आपको जीन कंसेप्ट शेफाली मैम ने बताया था और हम लोगों ने क्लास में भी बताया था। तो कुछ चीजें उसी से लेते हुए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जीन क्या है ये आप जानते हैं कि बेसिक यूनिट्स हैं हेरिडिटी की, दैट स्पेसिफाइज ट्रेट, जो किसी एक स्पेसिफिक लक्षण को ब, बताते हैं।
दे आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक हम लोगों का क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने हुए हैं। यहाँ पर जो डीएनए है, ये डीएनए का एक पार्ट है जो कि हमारा जीन को रिप्रेजेंट करता है। दैट कंट्रीब्यूट्स जेनेटिक ट्रेट्स या जीन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फंक्शंस। It contains biological instructions and is responsible for DNA structure, development, growth and reproduction of life. यहाँ पर देखिए कि ये क्रोमोसोम है, इनमें जीन, आपने जीन कंसेप्ट आपको हम लोगों ने बताया है कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं और ये एक जेनेटिक कैरेक्टर को, किसी एक लक्षण को, किसी एक ट्रेट को डिनोट करते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है हेयर कलर के लिए। यह हेयर कलर, यहाँ से, ठीक है, हेयर कलर के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हेयर कलर ब्लैक, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर, एंड हियर इज अनदर जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई कलर। ठीक है, आई कलर के लिए एक जीन है जो क्रोमोसोम पर यहाँ स्थित है और यहाँ पर एक जीन है। मैम शायद स्लो है। बच्चों, प्रेजेंटेशन दिख रही है मैम की? यस मैम दिख रही है। मैम फुल स्क्रीन पे दिख रही है कि स्क्रीन पे दिख रही मैम। नहीं, मैं कह रही हूँ फुल स्क्रीन पे दिख रही है कि नो मैम, फुल स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। स्लाइड चेंजेस दिख रहे हैं हाँ, यस मैम। लेकिन फुल स्क्रीन पे नहीं दिख रही है ना? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, रुको 5 मिनट रुको बेटा, हम लोग इसको रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है मैम। ओके मैम। ये दोनों अलग अलग प्रेजेंटेशन है क्या? नहीं नहीं, उसी का है, नीचे की स्लाइड है ये। कोई स्लाइड दिक्कत नहीं है ना? छठवीं स्लाइड आ गई है ना, ऊपर कर लीजिए इसको क्लोज करके ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। स्लाइड उसी फुल नहीं दिख रहा है उसको। हाँ, उस पर फुल नहीं दिख रहा है। अभी कहते यहाँ से करके स्लाइड से कर लीजिए तो देखिए। कहाँ से? ये यहाँ से, मैम आप नोट है। अब फुल स्क्रीन पे दिख रही है? म्यूट हो। यस मैम। फुल स्क्रीन पे दिख रही है ना? यस मैम। और चेंजेस भी दिख रहे हैं? यस जी मैम। ठीक, हाँ मैम, अब आ रहा है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हम लोग बात कर रहे थे जीन्स की, कि ये जीन है जो क्रोमोसोम पर अरेंज है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ट्रेट के लिए, एक करेक्टर के लिए, किसी भी एक फिनोटिपिक रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, अब ये जीन के आगे एक जो संरचना आती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है एलील।
ठीक है। एलील क्या होते हैं? दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ द सेम जीन, दैट इज नोन एज एलील। एक ही जीन के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम एलील्स कहते हैं। और एलील्स जो होते हैं वो जीन की कॉमन लोकेशन शेयर करते हैं। एलील्स दे आर प्रेजेंट इन द कॉमन लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम। जीन्स locus is the location on the chromosome where alleles present। एलील की लोकेशन क्रोमोसोम पर वही होती है जो कि जीन की लोकेशन होती है, और ये डिटरमाइन करते हैं डाइवर्स फिनोटाइप को। जैसे एक करेक्टर आपने लिया कि अभी हमने आपको बताया था हेयर कलर, ठीक है, हेयर कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ये उसको उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है वो आपका एलील होता है। जीन वेरिएंट्स कोड फॉर द सेम ट्रेट एट हेयर कलर एंड आई कलर बट डिफर इन द एक्सप्रेशन। जो इनके एक्सप्रेशन में डिफरेंस आते हैं वो एलील के कारण आते हैं। जैसे आई कलर है तो ब्राउन आईज होंगी या ब्लैक आईज होंगी, हेयर कलर है तो वो ब्राउन होंगे या ब्लॉन्डी हेयर्स होंगे। ये डिपेंड करता है एलील्स पे कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलील्स कौन सा है। ठीक, अब एलील्स के जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म्स उनके डोमिनेंट या रिसेसिव एलील्स हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एलील्स कोई भी जीन के दो दो अल्टरनेटिव रूप हैं उसको हम एलील्स कहते हैं। और एलील्स जो हैं वो दोनों जो एलील्स के फॉर्म है उनमें एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं जिनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो डोमिनेंट एलील्स की वजह से होते हैं, उसी पर बेसिस है बेस्ड है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो कैरेक्टर हमको F1 पीढ़ी में नहीं दिखता है उसको आप रिसेसिव कैरेक्टर मानते हो। इस तरह से जो जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे यहाँ पर देखिए ए कैपिटल ए, ये होमोजाइगस है तो, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। यहाँ पर स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव एलील है। तो जहां पर होमोजाइगस फॉर्म में डोमिनेंट एलील होगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, जहां पर होमोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव एलील होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन आप इधर देखिए कि कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। ये गीता जो मैम। रिसेसिव एलील, हाँ मैम वो फोन एक्चुअली आ रहा था उसको मैंने जी बंद जी कर दिया। जी मैम जी। हाँ, तो जो रिसेसिव एलील है उसका एक्सप्रेशन शो नहीं होता है, और जो डोमिनेंट एलील है ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है। सेम केस इधर भी है, चाहे वो स्मॉल ए कैपिटल ए है चाहे कैपिटल ए स्मॉल है, दोनों केस में जो डोमिनेंट एलील है देखिए वो अपना करेक्टर शो करता है, और ये हेट्रोजाइगस एलील्स कहलाते हैं। जब ये दोनों सेम है, दोनों एलील्स सेम होते हैं तो वो होमोजाइगस एलील्स होते हैं, और जब एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव एलील एक साथ है तो हेट्रोजाइगस एलील कहलाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा भी है, जानते भी हैं कि कभी कभी एक तीसरा लक्षण, जिस लक्षण को हम कोड करते हैं, जो डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील जिस लक्षण को कोड करता है वो लक्षण ना आकर के एक जो तीसरा लक्षण आपको शो होने लगता है, दोनों कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाती है या ब्लेंडिंग हो जाती है तो एक तीसरा लक्षण शो होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रेड फ्लावर और दूसरा व्हाइट फ्लावर है। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है, ये स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स हैं, तो एक तीसरा कलर ओरिजिनेट होता है जो कि पिंक कलर है। और पिंक कलर इसलिए होता है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरह से रिसेसिव एलील को मास्क नहीं कर पाता है, कवर नहीं कर पाता है, और दोनों लक्षणों की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक तीसरा लक्षण जो पिंक कलर है वो प्राप्त होता है। अब F1 जनरेशन की सेल्फिंग का रिजल्ट आप देखिए कि ये जो लक्षण है ये कहीं जाते नहीं है, ये
परसिस्ट कर रहे होते हैं, और जैसे ही इनको F2 जनरेशन में मौका मिलता है, जहां होमोजाइगस कंडीशन आती है वहां पे रेड फ्लावर, जहां होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो रेड फ्लावर, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आती है तो व्हाइट फ्लावर, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वहां पर फिर से हमको पिंक फ्लावर्स मिलते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है एलील की वजह से। एलील कंसेप्ट क्या है? मल्टीपल एलील किसे कहते हैं? जब जो एलील्स होते हैं वो मोर देन टू फॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ही जीन के दो से अधिक फॉर्म्स जब एलील्स के होते हैं किसी स्पेसीज में, तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और दे कैन गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरिएशंस फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। वो एक फिनोटाइप के लिए कई सारी वेरिएशंस। स्लाइड दिख रही है बच्चों? मैम ब्लैंक हो गई। लाइन नहीं दिख रही है। मैम नहीं दिख रही है ना? एक मिनट रुक जाइए। अब दिख रही है? यस यस मैम मैम। नहीं दिख रही होगी लेकिन दिख रही है ना? अभी फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? यस नो मैम मैम। एक मिनट। अब फुल फुल स्क्रीन दिखी? नो मैम अरे वो उस पे फुल स्क्रीन में ओपन करें पहले। हाँ, तब तब शेयर करिए। यहाँ पे इसको जो फुल स्क्रीन है, मिनिमाइज करें, यहाँ पे इसको स्लाइड शो में कर देना। यहीं से कर लीजिए ना, यहाँ से भी होगा। ये हो गया। अब जो मिनिमाइज करिए। यहाँ से करना। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। इसको मिनिमाइज। तो दिक्कत है इसका से। दिखता नहीं है फिर। अब फुल स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों? यस यस मैम। मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है? चेंज नहीं। हाँ मैम दिख रहा है। चेंज तो नहीं हो रहा। चलो सॉरी बच्चों इंटरप्शन के लिए। चलो मल्टीपल एलील की बात हम कर रहे थे कि जब कभी एक ही जीन
एक ही एलील, मतलब एक जीन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। मल्टीपल एलील्स रिफर्स टू द मोर देन टू फॉर्म ऑफ एन एलील। किसी भी स्पेसीज में एक दो से अधिक जब एलील्स होते हैं तो उसको हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सेम जीन के लिए कई मल्टीपल एलील इफेक्ट, सेम ट्रेट्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो ABO ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस है, आप उसमें जानते हैं कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं जो कि मल्टीपल एलील्स से रिप्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से स्नैपड्रैगन में जो व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर हैं, और एक इंटरमीडिएट टाइप के फ्लावर्स बनते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड विजिबल है बच्चों? स्लाइड विजिबल यस है? मैम। यस ठीक है। मैम। हाँ देखो, ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में हम बता रहे थे कि AB और O 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप A में जो एंटीबॉडी होता है वो B होता है, और जो एंटीजन होता है वो A होता है ना। इसी तरह से बी में जो एंटीबॉडी होता है वो ए होता है, लेकिन जो एंटीजन होता है वो बी होता है। ब्लड ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, और ब्लड ग्रुप O में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसी वजह से जो इनमें ब्लड का डोनेशन होता है, वो ब्लड ग्रुप A जो है वो ब्लड डोनेट करता है ब्लड ग्रुप A को और ब्लड ग्रुप AB को। बी जो है वो बी को और AB को। ब्लड ग्रुप AB है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप AB को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप O में जो है कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये दोनों को ब्लड, सभी तीनों ग्रुप को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। लेकिन जब ब्लड रिसीव करने की बारी आती है तो जो ब्लड ग्रुप A है वो ब्लड ग्रुप A से ब्लड को रिसीव करता है, और O से भी, बी से भी और O से भी। AB सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप O से ही ब्लड रिसीव करता है। तो ये एक ही जीन के कई जो मल्टीपल इफेक्ट है उसकी बात हम कर रहे थे। इसी तरह से कोट कलर होता है जो कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्यूडो एलील्स क्या होते हैं? जब कभी जो दो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम्स पर इतना क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इतना क्लोजली लोकेटेड होते हैं कि वो सिमिलर फंक्शंस, एक जैसे फंक्शंस को लिंक करते हैं, तो इसको हम स्यूडो एलील्स कहते हैं। स्यूडो एलील्स जो दो जीन्स होते हैं इनको स्यूडो एलील्स कहते हैं। नियरली दे हमेशा वो एक साथ इनहेरिट होते हैं। द टू जीन्स हैव रिलेटेड फंक्शंस, इन दोनों जीन्स के जो इतने क्लोज रिलेटेड होते हैं उनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं, और दे में अपीयर टू एक्ट एज ए सिंगल जीन, और वो एक जीन की तरह व्यवहार करते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में दे लिंक्ड स्यूडो एलील्स कैन बी सेपरेटेड या रिकॉम्बाइंड। उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बहुत ही रेयर केसेस में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। स्यूडो एलील्स की एक यह हाइपोथेसिस है कि दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स। जो जीन डुप्लीकेशन की इवेंट्स होती हैं उनकी वजह से स्यूडो एलील्स फॉर्म होते हैं, एंड ऑल डुप्लीकेटेड जीन्स कैन अंडरगो जीन इवोल्यूशन टू डेवलप functions. These are closely linked alleles with which crossing over occurs. Isoalleles क्या होते हैं? They are alleles with the same function but distinct DNA sequences. इनके DNA sequences अलग होंगे लेकिन उनके सेम फंक्शंस होते हैं आइसोएलील्स के। ये म्यूटेशन की वजह से या किसी और
फंक्शनल जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से फॉर्म होते हैं, एंड दे फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन इज अनअफेक्टेड बाय दीज म्यूटेशंस which can they have non-coding sections of the gene like introns or regulatory regions. Isoalleles differ in DNA sequence but are functionally equivalent to one another. On the other hand, distinct alleles of the same gene that code for various characters are of a protein or RNA molecules are known as multiple alleles. ये एलील के बाद आपका जेनेटिक कोड आता है। जो जेनेटिक कोड है जेनेटिक कोड क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनको जो कोड करने के लिए जो एक कोड बनाया गया है जेनेटिक कोड, उसका एक सेट होता है। और जेनेटिक कोड is a set rule defining how the 4-letter code of DNA is translated into the 20-letter code of amino acids, which are the building blocks of protein. जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और किस तरह से वो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ 3-letter कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके 3 लेटर के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हम कोडान्स कहते हैं, एंड ईच ऑफ विच करेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड आर स्टॉप सिग्नल्स। वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं या स्टॉप सिग्नल्स को कोड करते हैं। जो 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मिल करके एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं। The concept of codon that was first described by Francis Crick and his colleagues in 1961. During the same year, Nirenberg and Mattei performed experiments and began deciphering the genetic code. They showed that RNA sequences UUU specifically codes for the amino acid phenylalanine. Following his discovery, Nirenberg, Phillips, Leader, and Gobind Khurrana identified the rest of the genetic code and fully described each 3-letter codons and its corresponding amino acids. इन्होंने 3 लेटर का जो जेनेटिक कोड है फिक्स किया कि 3 लेटर के कोडान हैं और वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। देखिए एक आरएनए सीक्वेंस है। इस आरएनए सीक्वेंस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आप जान रहे हैं कि जो बैकबोन है, मैम ने आपको कल बताया, शेफाली मैम ने उसके पहले बताया भी था कि जो बैकबोन है ये फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई है और इसके साइड में जो है नाइट्रोजनस बेसेज है। तो चूंकि आरएनए है तो इसमें यूरेसिल है। यहाँ पर देखिए ये 3-3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड को कोड करता हुआ एक कोडान है और ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से पूरा का पूरा जो आपका ये आरएनए है इसमें देखिए ये 7 कोडान हैं जो अलग अलग 7 तरह के अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। इनका एक चार्ट है वो आपको दिखाते हैं हम लोग कि 64 पॉसिबल परम्यूटेशंस आर combinations of 3-letter nucleotide sequences that can be made from the 4 nucleotide. अगर जैसे कि आपके पास 4 हैं न्यूक्लियोटाइड तो अगर 2-2 के हम बनाते तो हमारे पास 8 होते, ठीक है। अगर एक ही रखते तो हमें 4 ही अमीनो एसिड को कोड करते, लेकिन हमने उस चूंकि 20 अमीनो एसिड्स हैं तो उसको 3-3 रखा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास 64 सेट्स बनते हैं, 4 into 4 into 4। तो ये जो 64 कोडान्स है इसमें 61 रिप्रेजेंट्स अमीनो एसिड्स और जो 3 कोडान बनते हैं वो स्टॉप सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच कोडान जो होता है वो सिग्निफाई करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को और उसमें से एक स्टॉप कोडान है। जेनेटिक कोड इज डिस्क्राइब्ड एज degenerate or redundant because a single amino acid may be coded for
मोर देन वन कोडान। आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, कि इसलिए क्योंकि एक अमीनो एसिड जो है उसके लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड हैं। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट नोट दैट जेनेटिक कोड डज नॉट ओवरलैप। आपने अभी देखा था जो पीछे आरएनए का हमने सेगमेंट दिखाया था उसमें कि जो जेनेटिक कोड है ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स एक जेनेटिक कोड को बनाने के लिए यूज होगा वो दूसरे जेनेटिक कोड में रिपीट नहीं होगा, वो ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को। ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए पार्ट ऑफ ओनली वन कोडान। न्यूक्लियोटाइड केवल एक ही कोडान का पार्ट होगा, वो दूसरे कोडान का पार्ट नहीं होगा, वो दूसरे कोडान को कोड नहीं करेगा। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल विथ ओनली रेयर वेरिएशंस। लगभग जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है, सब जगह सर्वमान्य है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया है जो कि यह बताता है कि ये चार इधर आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इधर चार हैं और चार इधर हैं। ठीक है, ये पहला लेटर आप लेंगे, ये दूसरा लेटर आप ले रहे, हाँ ये पहला लेटर ले रहे हैं, ये दूसरा लेटर ले रहे हैं और इधर से आप तीसरा लेटर लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारे तीन तीन सेट बन रहे हैं, यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, एक ये यू, एक ये यू और एक यहाँ से जो हमारा यू आ रहा है, इन तीनों को मिला करके जो कोड बन रहे हैं ये अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। ये देखिए फेनिलेलैनिन है, ल्यूसीन है, ये भी ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, मेथियोनिन है, एयूजी, वैलिन है, एलेनिन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, सेरीन है, हिस्टीडीन है, ग्लाइसिन है। इस तरह से अलग अलग आर्जिनिन है, सेरीन है, इस तरह से अलग अलग जो अमीनो एसिड्स हैं उनको कोड करने के लिए ये अलग देखिए तीन स्टॉप कोडान आपको देख रहे हैं, यूएजी, यूजीए और यूएए। तीन कोडान जो हैं वो स्टॉप कोडान के नाम से जाने जाते हैं। अब जीनोम स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की, जो न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो जीन्स क्या होते हैं? दे आर द यूनिट्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द डीएनए। आपको पहले भी बता चुके हैं। और जीनोम क्या है? जीनोम इज द ऑल द डीएनए कंटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल। एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल में जो पूरा पूरा आपका डीएनए है वो आपका जीनोम कहलाता है। इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोम्स प्लस द डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। जितना भी सेल के अंदर डीएनए है उन सभी को कंबाइन रूप से हम जीनोम के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ जीनोम सीक्वेंस्ड इन देयर इंटायरली इज नाउ इन द thousands and includes organisms ranging from bacteria to mammals। बैक्टीरिया से लेकर के मैमल्स तक लगभग हजारों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई है। सबसे पहले जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी दैट वाज अ बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसकी जो डीएनए की सीक्वेंसिंग थी वो 1995 में की गई थी। और सबसे पहले जो यूकैरियोटिक जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई थी वो 1996 में हुई थी और ये आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है जिसका की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी। जीनोम सीक्वेंस फॉर द बैक्टीरियम ई कोलाई बिकेम अवेलेबल इन 1997। जो 1996 में सैक्रोमाइसिस की के जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई थी वो 97 में हमें अवेलेबल हो गई थी। एंड मच लार्जर एफर्ट डायरेक्टेड टू द ह्यूमन जीनोम वाज आल्सो एक्सेलरेटेड। उसके बाद जो ह्यूमन जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग के लिए एफर्ट्स लगातार जारी थे। यहाँ पर आपका जो जीनोम में डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीनोम है उनमें क्या डिफरेंस होगा? तो प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जो यूकैरियोट्स हैं वो सिंगल या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही एक जगह इकट्ठा रहता है जिसको न्यूक्लियॉइड कहते हैं हम लोग। और यूकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में केवल डीएनए का एक सर्कुलर डीएनए होता है, पीस होता है एक सर्कुलर डीएनए, जबकि यूकैरियोट्स में पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर कोई मैसेंजर आरएनए
या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीनोम में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई, जो कि डीएनए का अमाउंट 4 × 10⁶ बेस पेयर होता है, और इसमें से मोर देन 90% जो डीएनए होता है वो प्रोटीन को इनकोड करता है, यानी कि जितना डीएनए है लगभग लगभग पूरा का पूरा पार्ट उसमें फंक्शनल डीएनए का है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, आप जानते हैं। सर्कुलर डीएनए है, सुपर क्वाइल डोमेन्स में होता है। हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो जीनोम्स हैं दे आर जनरली कंटेन ए लार्ज सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए रिफर टू एज द क्रोमोसोम। ये देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में ये उसका अपना जीनोम है, जिसको कि जो सर्कुलर है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग से छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होते हैं, जो अदर देन इसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है। इसमें जो इसका बैक्टीरिया का अपना जो डीएनए है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे डीएनए सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिनको कि आप प्लाज्मिड कहते हैं। दे आर ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द अदर पर्पजेज, जिसको को हम लोगों ने देखा है अपने बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। क्या होते हैं ये प्लाज्मिड? ये सबसे पहले एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, लीडरबर्ग। इन्होंने 1952 में इनको प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया था, और ये सेपरेट फ्रॉम, ये अलग से इनको सेपरेट किया, और इनमें ये रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इस क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है उससे इतर ये इन क्रोमोसोम्स में जो प्लाज्मिड्स हैं इनमें रेप्लिकेशन की पावर होती है, और इनका साइज वेरी करता है 1 to 1000 किलो बेस पेयर्स। बेस पेयर्स में इनका जो साइज होता है 1 से 1000 तक वेरी करता है प्लाज्मिड्स का। अब बात आती है यूकैरियोटिक जीनोम्स की। जो यूकैरियोटिक जीनोम्स हैं इसमें इसकी बात हम करते हैं। यहाँ पर जो उनका जो जीनोम है वो 1.35 × 10⁷ बेस पेयर के बराबर है। स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल डीएनए इनकोड्स प्रोटीन, जबकि इसका केवल इतने अधिक डीएनए का केवल कम पार्ट जो होता है, केवल स्मॉल पोर्शन जो होता है वही कोड करता है, वही प्रोटीन को कोड करता है। पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन को कोड नहीं करता है। इनमें मेनी रिपीट्स ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। जो डीएनए का पार्ट है इसमें कोडिंग के अलावा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज में जो जिन्हें कि हम इंट्रॉन्स कहते हैं, उनको कट करके हटाने के बाद ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। ऑल क्रोमोसोम्स आर कंटेन्ड इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक जीनोम है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये क्रोमोसोम्स जो डीएनए हैं दे आर डिवाइडेड बिटवीन 2 or more। जितने भी संख्या में क्रोमोसोम्स होंगे उनमें रहते हैं, और इनमें पैकेजिंग के लिए यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन्स होते हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू डीएनए की पैकेजिंग होती है। मेरे ख्याल से ये शेफाली मैम ने आपको बताया है अच्छे से, उन्होंने अपने लेक्चर में बताया है डीएनए पैकेजिंग। अब देखिए कैरियोटाइप क्या होता है। जो क्रोमोसोम्स है उसके स्ट्रक्चर और उसके इनहेरिटेंस की जो स्टडी होती है उसको हम लोग कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं, और सभी स्पेसीज का एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, जिसको कि हम कैरियोटाइप्स कहते हैं। ये देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कैरियोटाइप दिखाया गया है, जिनमें जितनी संख्या होती है हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, जिसमें कि
22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। 1950 के पहले यह बिलीव किया जाता था कि जो मनुष्य हैं उनमें 48 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन 1956 में जब ह्यूमन सेल की स्टडी हुई तो ये पाया गया कि नहीं, इसको तीजियो और लेवान ने 56 में प्रूव किया कि नहीं, ह्यूमन बीइंग्स में केवल 46 क्रोमोसोम्स ही हैं और इन्हीं पर जो जीन्स होते हैं इन क्रोमोसोम पर वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ईच जीन हैज अ प्रिसाइज पोजीशन आर लोकस। क्रोमोसोम पर जीन की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। The size of bacterial chromosome ranges from 0.6 to 10 and the size of the archaeal ranges from 0.5 to 5.8। ये जो है आपका जीनोम है उसकी साइज बताई गई है कि वो कितना लंबा होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर डीएनए है उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, इसीलिए इनको हम ऑटोनॉमस ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड एक चार्ट दिया गया है जो कि ह्यूमन जीनोम की इंफॉर्मेशन को बताता है। जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग्स इज स्टोर्ड इन 2 ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये 22, यहाँ 1 से लेकर के 22 तक ऑटोसोम्स और यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। सबसे छोटा हमारा जो क्रोमोसोम है वो 21st क्रोमोसोम होता है और सबसे बड़ा जो है हमारा वो फर्स्ट क्रोमोसोम्स होता है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज 21st chromosome and the largest one is the first chromosome. Only a very small amount of human DNA is responsible for the different among humans, indeed among all organism। केवल कुछ बहुत थोड़ी मात्रा होती है डीएनए की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बीच में डिफरेंसेस उत्पन्न करने के लिए। जो फिनोटाइपिक डिफरेंसेस उत्पन्न करती है वो जो अमाउंट है वो वेरी स्मॉल अमाउंट होती है डीएनए की। ये देखिए एक आपको डीएनए सेगमेंट दिखाया गया है, ठीक है, एक सेगमेंट दिखाया गया है जिसपे कि जीन, एक जीन और एक जीन इधर, 2 जीन की पोजीशन दिखाई गई है और ये बताया गया है कि कैसे ये जो जीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। यहाँ पर एक प्रमोटर, यहाँ पर कोडान फॉर प्रोटीन और इसके बाद स्टॉप कोडान, जो 3 मेन पार्ट हैं इसके आपके यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के वो दिखाए गए हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम, किस तरह से क्रोमोसोम पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी होती है। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस इसके लिए बताई गई कि हर एक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स के, एंड मेनी जीन मतलब 1 प्रोटीन, कई जीन जो होते हैं वो मिल करके केवल एक प्रोटीन को कोड करते हैं। अब जो जीन है उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। जीन्स दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एट अ स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड द लोकस। उस जगह क्रोमोसोम पर वह प्लेस जहां पर जीन स्थित होता है उसको लोकस कहते हैं। जीन एंड द डीएनए आर कंपैक्टली पैक्ड इन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में जो डीएनए है और जीन्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ईच न्यूक्लिएटेड सेल कंटेन्स द होल सेट ऑफ द जीनोम। जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा का पूरा सेट, जीनोम का पूरा पूरा सेट कंटेन करता है। ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के जो कि पैक्ड होते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन्स के साथ। इनमें से 22 पेयर्स ह्यूमन बीइंग्स में ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर
सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक जीन जो होता है, अभी मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पहले उसके प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं। यह सीक्वेंस डीएनए का जो होता है वहां पर एंजाइम बाइंड करता है और ये इनिशिएट करता है जीन एक्सप्रेशन को। दूसरा कोडिंग रीजन होता है, जो कि डीएनए का वह स्टेज होता है जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, किसमें, आरएनए के फॉर्म में। द कोडिंग रीजन इज कंपोज ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सान्स। जो डीएनए के कोडिंग रीजन्स होते हैं उनमें कुछ एक्सान और इंट्रांस दोनों रीजन होते हैं। इन जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोड करते हैं पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड्स को या किसी प्रोटीन्स को, बट जो इंट्रांस होते हैं ये नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। ये एक्साइज्ड कर दिए जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में। Exons are the regions which are protein coding sequences and intron sequences do not code for any protein. It is also called cistons. सिस्टॉन कंसिस्ट ऑफ म्यूटान। जो फंक्शनल रीजन होता है जीन का उसको सिस्टॉन्स कहते हैं, और इस सिस्टॉन्स में म्यूटान्स भी होते हैं जो कि जीन के वो पार्ट होते हैं विच अंडरगोज म्यूटेशन, जिनमें म्यूटेशंस हो सकते हैं। एंड रिकान होते हैं वो पार्ट जिनमें रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको हम रिकान कहते हैं। और इसी का एक जो तीसरा पार्ट है दैट इज द टर्मिनेटर सीक्वेंस। टर्मिनेटर सीक्वेंस जो होता है वो डीएनए का वह पार्ट होता है जहां पर जीन एक्सप्रेशन को टर्मिनेट करता है, जहां पर जीन एक्सप्रेशन का एंड होता है, टर्मिनेशन होता है। इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द जीन। ये देखिए एक चार्ट है जो आपको कंपैरेटिव स्टडी बताता है कि कहाँ पर हमारे जो रेगुलेटरी जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है और जो यूकैरियोटिक जीन है दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर है उसमें हमें रेगुलेटरी जीन होता है, ऑपरेटर जीन होते हैं। रेगुलेटरी जीन में प्रमोटर्स, इनहैंसर, रिप्रेसर्स होते हैं, ठीक है। और जो ऑपरेटर ओपेरान होता है उसमें हमें जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं प्रमोटर के साथ साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंट्रॉन्स नहीं दी, जनरली जो है प्रोकैरियोटिक जीनोम में इंट्रांस नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीन जो होता है वहां पर इनहेंसर के साथ साथ प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन के बाद जो आपका ये बेस रीजन्स हैं जहां पर की ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, वहां एक्सान के साथ साथ इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सान इंट्रान आप देख रहे हैं। तो जो एक्सान रीजन है ये कोडिंग रीजन है, ये किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड या किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, जबकि जो इंट्रांस हैं ये नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए का पार्ट होता है जहां पे इंट्रांस होते हैं उनकी स्प्लाइशिंग होती है, उनको कट कर दिया जाता है। The term exon that was coined by Walter Gilbert in 1978. These are coding sequences that are first transcribed and then translated which leads to the formation of proteins. But जो इंट्रांस होते हैं they were discovered by Richard Roberts and Phil Sharp. ये जो होते हैं इंट्रांस दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ये इंटरप्शंस शो करते हैं और इनकी स्प्लाइसिंग होती है। दीज इंटरप्शंस आर इंट्रांस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन एंड हेंस दे आर नोन एज नॉन कोडिंग रीजन या जंक सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, इस वजह से इनको नॉन कोडिंग रीजन या जंक सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। इंट्रांस आर रिमूव्ड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए सेगमेंट। अभी आपको बताए थे कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होने से पहले जो मैसेंजर आरएनए होता है उससे जो इंट्रांस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। जो प्रमोटर सीक्वेंसेज हैं, these are the regions where process of transcription is initiated. Eukaryotes में promoter contains 3 distinct region known as core promoter, proximal promoter and distal promoter.
terminator sequence, RNA polymerase recognizes the particular sequence on the messenger RNA which indicate the termination of the transcription process. यहाँ पर जहां ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपकी एंड होती है वो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस के रिकॉग्निशन पर होती है। ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट जो था तुम्हारा जीन से रिलेटेड। अब थर्ड हम लोगों का है डीएनए रेप्लिकेशन। जो जीनोम था वो हो गया। थर्ड पार्ट जो हमको कवर करना है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, मैंने कल आपको बताया था आरएफएलपी के बारे में, ठीक है, पीसीआर के बारे में, वो भी एक पीसीआर के बारे में कि दैट वाज अ प्रोसेस टू गेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये भी डीएनए की एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ये बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन है और ये सेल्स के अंदर प्रोसीड इन द सीक्वेंस ऑफ इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। बेसिक जो 3 स्टेप्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, सबसे पहले कि इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। ये पूरी तरह से एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है जो कि इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स हैं इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। इनिशिएशन प्रोसेस क्या होती है कि फॉर द रेप्लिकेशन टू बिगिन देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहाँ से रेप्लिकेशन डीएनए में स्टार्ट होगा वहां पे एक पर्टिकुलर साइट होती है। दिस इज द पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। रेप्लिकेशन बिगिंस विद द स्पॉटिंग ऑफ दिस origin followed by the unwinding of the 2 DNA strands। आप देखते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे में के ऊपर एक उलझी हुई होती हैं, वो रस्सी की तरह ऐंठी हुई होती हैं। तो सबसे पहले इनकी अनवाइंडिंग होती है, इनकी जो चेन है वो उनकी ओपनिंग होती है। तो अनजिप्ड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स इन देयर इंटायर लेंथ पॉसिबल नहीं है, कभी भी पूरे पूरे डीएनए को हम खोल नहीं सकते हैं। इसलिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे सबसे पहले जहां पे रेप्लिकेशन शुरू करना है वहां एक रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट किया जाता है जो कि एंजाइम, एक एंजाइम है हेलिकेज, उसकी मदद से, और उस वहां पर डीएनए स्ट्रैंड को अनजिप करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पहले डीएनए रेप्लिकेशन के, वो जान लीजिए, फिर हम प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो आपके पास ओल्ड स्ट्रैंड है जिसका हम रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं, वो स्ट्रैंड, एक तो पुरानी स्ट्रैंड होती है हमारे पास और एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होती है। तो हाफ ऑफ द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड इन ईच न्यू डबल हेलिक्स। जो एक नई डबल हेलिक्स बनती है उसमें हाफ जो स्ट्रैंड है, एक दो डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, तो जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट डीएनए की होती है और एक नई डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होती है। It is paired with the newly synthesized complementary DNA. This is called semi-conservative replication. इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, आपके पास एक ये डीएनए डबल हेलिक्स है, इसका रेप्लिकेशन होना है। तो पहले क्या होगा कि ये जो आपस में यहाँ पे एक कट होता है जिससे कि रेप्लिकेशन ये अनवाइंड होगा डीएनए, और एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। अब देखिए यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी वो पुरानी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब हमारा यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 स्ट्रैंड हमको मिला जिसमें कि पुरानी ये जो स्ट्रैंड थी उसका एक एक पार्ट दोनों में कंजर्व है, और जो नई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुई हैं वो केवल हाफ हाफ, मतलब इस डबल स्ट्रैंडेड में एक और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है इससे आपको क्लियर होगा कि जो डीएनए है उसका सेमी कंजर्वेटिव मोड कैसे है। और इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दैट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट मिशेल्सन एंड स्टेहल। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें कि उन्होंने पहले डीएनए लिया, जो डीएनए था वो
N15 जो उसके नाइट्रोजनस बेसिस थे, उनको उन्होंने नाइट्रोजन 15 से लेबल किया हुआ था। और उसके बाद जो ग्रोथ मीडियम रखा जिसमें उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराया, उसमें उन्होंने N14 मीडियम लिया। यानी कि जो मीडियम लिया उसमें जो नाइट्रोजन यूज हुआ था उसमें नाइट्रोजन 14 था। अब ये देखा गया कि ये जो नाइट्रोजन था नाइट्रोजन 15 वो पुरानी स्ट्रैंड में था, और इसीलिए इसको हेवी हेवी डीएनए कहते हैं, क्योंकि N15 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है N14 की तुलना में। तो जब इस मीडियम में सबसे पहले उन्होंने ग्रो कराया N14 मीडियम में, N15 लेवल जो डीएनए था उसको जब रखा गया रेप्लिकेशन के लिए, तो ये देखा गया कि जो नया डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए की थी और एक नए डीएनए की। ठीक है, तो जब इसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से देखा तो ये जो पहले भारी स्ट्रैंड थी वो नीचे आती थी, और अब ये स्ट्रैंड जो है वो यहाँ बीच में आने लगी। फिर एक रेप्लिकेशन और जो हाइब्रिड डीएनए थे वो तो यहाँ पर आए, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए थे वो और लाइट, ये रेड कलर आपको दिखा रहा है कि जो नई स्ट्रैंड बनी अब ये क्योंकि इससे इससे जो बनी वो एक पुरानी स्ट्रैंड, देखिए एक ये N14 ऑलरेडी है और एक नया N14 सिंथेसाइज हुआ। इसमें एक N14 ऑलरेडी है, एक नया N14 सिंथेसाइज हुआ। इस स्ट्रैंड में चूंकि N15 था और एक नया N14 सिंथेसाइज हुआ, तो अब जो लोकेशन आई यहाँ पर वो एक जो इसकी थी वो आई, और ये एक जो लाइट डीएनए है उसकी ये आई। इस तरह से जो पहले हेवी डीएनए था देखिए वो सबसे नीचे था, जो हाइब्रिड डीएनए है वो यहाँ आया, और जो न्यूली मतलब नया जो जिनमें दोनों लाइट N14 ही आए वो यहाँ आया। तो इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन का मोड है सेमी कंजर्वेटिव, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। ये जो डीएनए है दे आर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन के वाहक होते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इंश्योर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विथ हाई फाइडिलिटी, कि बहुत ही एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, कैरी करता है। डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है वो आपको नेक्स्ट फिगर में मैं समझा रही हूँ। ऐसे देखिए कि ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क बना। ठीक है, ये देखिए वाई शेप का ये एक डीएनए था जिसका कि यहाँ पर जब इसको कट किया गया, कट करके जब यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो ये एक वाई फॉर्क बना। इसमें अभी आपको आगे बताएंगे कि इधर से यहाँ से ये रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, बाई डायरेक्शन रेप्लिकेशन, ये देखिए ये डीएनए है यहाँ पे, वो अभी इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो यूनिडायरेक्शनल था। इसकी तरह से ये ओरिजिन है, यहाँ से जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है। एक तरफ आपकी कंटिन्यूअस चेन बनेगी और एक तरफ डिसकंटिन्यूअस चेन बनेगी। बट यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फार्क है, जब यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ये बाई डायरेक्शनल है। डीएनए की जो सिंथेसिस है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो प्रोसीड करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको कि हम थीटा रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको डायग्राम से क्लियर होगा कि यहाँ पर ये डीएनए है, यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो एक इस डायरेक्शन में शुरू चला गया और एक इस डायरेक्शन में शुरू चला गया। तो ये आपका रेप्लिकेशन हो गया प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे हैव द मल्टीपल ओरिजिन्स, उनमें जो ओराई होते हैं वो कई होते हैं। तो द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट ओरिजिन्स इज कॉल्ड द रेप्लिकान, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन।
ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसको मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक तरफ जो नई चेन बनती है वो कंटिन्यूअस बनती है, और दूसरी तरफ जो डीएनए की चेन बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' होगी, तो एक जो चेन होगी वो उसी दिशा में ओपन हो रही होती है और दूसरी अपोजिट दिशा में ओपन होती है, तो थोड़ा थोड़ा फ्रैगमेंट, जितना डीएनए खुलता है उतनी फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस होती है। ये बेसिक जो मेन एंजाइम्स हैं जो नीडेड हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ये मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नीड, जिनकी जरूरत होती है, जिनके बिना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, उनका एक मैंने फ्लो उसमें बनाया है कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करते हैं कि जो डीएनए है उसको कट करते हैं, उसमें निक तैयार करते हैं, और इस ये एंडो और एक्सो, जब ये बाहर की तरफ से डीएनए चेन को कट करते हैं तो उनको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जब वो बीच में अंदर की तरफ डीएनए चेन को कट करते हैं तो वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहलाते हैं। सेकेंड एंजाइम जो इम्पोर्टेंट है दैट इज पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो है पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 के फॉर्म में होता है। पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 2 ये दोनों एंजाइम जो डीएनए है उसके रिपेयर में सहयोग करते हैं, और जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम है ये परफॉर्म करता है चेन इलांगेशन की प्रोसेस। डीएनए में जब प्राइमर जुड़ता है और चेन की सिंथेसिस शुरू होती है नई चेन की, तो ये एंजाइम पॉलीमरेज 3 चेन इलांगेशन का काम करता है। इसके बाद आपका ये यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है। जो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है वो जो है कई तरह के हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा है, डीएनए पॉलीमरेज गामा है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। ये एंजाइम चेन को इलांगेट करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद आरएनए प्राइमर्स हैं, ये प्राइमर्स इनिशिएशन का काम करते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस में मदद करती हैं। डीएनए हेलिक्स जो खुलती है उसको अनवाइंड करने के लिए, डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए हेलिकेज है। हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है जो फिर से हेलिक्स को आपस में उलझने नहीं देती है, बाउंड नहीं करने देती है। इसके बाद टोफो आइसोमरेज हैं जिसको कि डीएनए गायरेज भी कहते हैं। ये सभी जो एंजाइम्स हैं ये हमको रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी है। ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। देखिए, सबसे पहले एक कट या निक तैयार होता है जहां पर कि आपके जो एंजाइम है, देखिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, ये यहाँ पर बाइंड करता है, हेलिक्स को ओपन करने का काम करता है। और जब ये हेलिक्स आपकी कट होकर के खुलती है तो सबसे पहले यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर्स हैं वो आकर के जुड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है, ठीक है, इसके सामने ये जुड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रैंड हम लोगों की एक इधर से जो 3' to 5' एंड डायरेक्शन में होगी पेरेंट स्ट्रैंड, उस पर जो डीएनए की सिंथेसिस होगी नए डीएनए की वो कंटिन्यूअस होगी। और यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है वो यहाँ जुड़ता है। आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज ला करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है और चेन इलांगेशन का काम करता है। और चूंकि ये चेन 5' to 3' डायरेक्शन में बनती है इसलिए ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है। ये लगातार आगे यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये ला करके आपके नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता रहता है और चेन चलती रहती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जैसे ये चेन इतनी खुली थी तो सबसे पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर आकर के बाइंड करा, और ये
आरएनए प्राइमर के बाइंडिंग के बाद यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने चेन इलांगेशन का काम किया। यहाँ तक आते आते बस ये चेन खत्म हो गई। उसके बाद अब ये चेन यहाँ खुलती है, तो यहाँ पर जो नया डीएनए सिंथेसाइज होता है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसकी सिंथेसिस दोबारा फिर जैसे ही चेन आगे बढ़ती जाती है खुलती जाती है, इस तरफ से फिर से आरएनए प्राइमर यहाँ बाइंड करता है, यहाँ पे दूसरी चेन सिंथेसाइज होती है। फिर जैसे आगे बढ़ेगा इधर से ये कंटिन्यूअस होगा, बट इधर से ये डिसकंटिन्यूअस, छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और जो बाद में जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ के एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बना दिए जाते हैं। तो जिस चेन पर देखिए ये जो डीएनए की पेरेंट डीएनए की चेन है जिसपे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, या जिसपे डिसकंटिन्यूअस जो है आपका रेप्लिकेशन होता है उसको लैगिंग पेरेंट स्ट्रैंड कहते हैं। और जिसपे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। ठीक है, ये पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। ये पूरा आपका रेप्लिकेशन जो है प्रोटीन्स जो होती हैं जो डीएनए हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करती हैं, वो रेप्लिकेशन फॉर्क में जो अब इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होते समय जब लास्ट में चलते हैं, जब हमारे पास जो है स्टॉप कोडान आते हैं वहां पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस रुक जाती है और जो हमारे डीएनए सिंथेसिस नए जो डीएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हुई रहती है वो वहां पर एंड हो जाती है। और ये पूरा का पूरा हमारा जो नया एक डीएनए है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो सिंथेसाइज हो जाता है। इनिशिएशन के बाद जो चेन इलांगेशन है, द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड एंड द पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्ट करता है सिंथेसिस को, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को। और पेरेंट स्ट्रैंड जो होती है वो टेम्पलेट का काम करती है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो होती है वो डॉटर स्ट्रैंड का काम करती है। इसमें कुछ एक यूट्यूब का लिंक है, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने इसको ये देखिए, इस पे इस डायग्राम में आपको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कि कहाँ पर हम ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। मैं देखती हूँ अगर वो चल जाता है तो मैं आपको चलाती हूँ वो लिंक जो है, आपको शायद समझ में आएगा। वही एक लिंक जो है म्यूट में, हाँ ये एक मेरा शेयर किया आपने? शेयर इसमें
दिख रहा है बच्चों? यस मैम। दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे? यस मैम दिख यस रहा है। मैम। ये खत्म हो जाए। बच्चों, स्क्रीन पे जो वीडियो है वो आपको पूरा दिख रहा है चित्र के साथ? मैम पूरा नहीं दिख रहा है, छोटे में दिख रहा है। छोटे में मतलब दिख रहा है ना इमेजेस? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। नहीं शेफाली मैम, हाँ मैम। एक बार ना वीडियो पूरा बैक करके फिर से चला दीजिए, क्योंकि काफी समय तक वीडियो दिख नहीं रहा था। हाँ, और ना इसको फुल स्क्रीन मोड में कर दीजिए मैम। फुल स्क्रीन मोड में कर दीजिए। हाँ मैम दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, अब एकदम परफेक्ट है। हाँ। ठीक है। मैम वॉइस नहीं आ रही है, आप बोल रही हैं? वीडियो चल रहा है जी। बच्चों, वॉइस आपको जो है ग्रुप में मैम ये वीडियो फिर से शेयर कर देंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ओके मैम।
समझ आया बच्चों? हेलो। मैम यस मैम यस मैम ठीक है, चलो। बहुत अच्छे से कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई नो दिक्कत भी होगी मैम तो तुम लोग नो बताना, मैम ठीक है? अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में भी नो कहीं कोई मैम प्रॉब्लम लगेगी तो बताना, ठीक है? नो मैम सब और समझ में आ पढ़ना, रहा है। हाँ पढ़ना है एक बार, ठीक है? वेरी नाइस प्रेजेंटेशन डॉक्टर गीता मैम। आज आपके प्रेजेंटेशन में बच्चों ने अलील कॉन्सेप्ट्स, जीनोम प्रोजेक्ट पे भी थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन, कल के साथ कंटिन्यूएशन में मल्टीपल अलील, सीटो अलील्स और फिर डीएनए रेप्लिकेशन जैसा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आपने मैम बच्चों को इतने अच्छे से समझाया। और हमारे बच्चे एमएससी के एनपीजी के भी, बॉटनी डिपार्टमेंट के और राजकीय महाविद्यालय चुनार के भी बच्चे इसमें जुड़े रहे लगातार, और बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस पूरे सेशन को सुना। मैम आपके प्रेजेंटेशन में बच्चों ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को, इन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को समझा, उसके लिए मैम आपको बहुत बधाई। और हमारे प्यारे बच्चों को भी इसके लिए अप्रिसिएशन कि वो साथ साथ बने रहे और इन चीज़ों को समझते रहे। आई थिंक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये सब चीज़ें। और अब हम आपके और हमारे हेड मैम के परमिशन के साथ साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू मैम, और सभी बच्चों को थैंक यू, मैम को थैंक यू। सब लोगों ने सहयोग किया मिलकर के, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे डिपार्टमेंट को, हेड मैम को, शेफाली मैम को, रवि सर को, और आप सभी बच्चों को, आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू मैम, और मैम इस सेशन को अब यहीं एंड थैंक यू करते हैं। मैम थैंक यू मैम